हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनकर देव और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के अंदर। आज जो मैं लेकर आया हूं बच्चों वो 02311816 का सोल्यूशन लेके आया हूं। मतलब जो 816 नंबर का जो पेपर होगा आपका, उसका सोल्यूशन जीके का, उस क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और एग्जाम का क्या ट्रेंड चल रहा है, टीसीएस कहां से क्वेश्चन कर रहा है, कैसे क्वेश्चन कर रहा है, हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो बनाने के लिए बच्चों बहुत मेहनत लगती है और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। 02311816 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो सीरीज का पेपर है उसके ये 25 क्वेश्चंस हैं जीके के। ठीक है, आओ तो अपन डिस्कस करते हैं। 023816 इस पेपर को अपन सॉल्व करेंगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। वाट ट्रांजैक्शन मीन, वाट वस्तु विनिमय संव्यवहार का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन देखो बहुत आसान पूछा गया है। इकोनॉमिक में क्वेश्चन सारे के सारे कॉमन सेंस बेस्ड पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है और पूछे कैसे जा रहे हैं, तो दो चीज़ों में यहाँ पे ध्यान कैसे रखनी है सर, कॉमन सेंस कैसे लगाना है इकोनॉमिक के अंदर। देखो तो क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग। वस्तु विनिमय संव्यवहार क्या है, वस्तु विनिमय से क्या मतलब होता है। क्योंकि जब पुराने पीरियड में क्या होता था, आज से 1000-1500 साल पहले, क्योंकि पैसे तो हुआ नहीं करते थे बच्चों लोगों के पास, पैसे जब नहीं हुआ करते थे वो वस्तु विनिमय करते थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे, यानी एक्सचेंज किया करते थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा आप मार्कर परचेज कर लीजिए, मतलब ले लीजिए, इसके बदले मुझे पैसे ना देकर कोई आपको जो जरूरतमंद चीज़ है वो आप मुझे दे सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से ऐसे हम ट्रांजेक्शन किया करते थे। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक व्यक्ति है ये रहा, दूसरा व्यक्ति ये है, इसको रिक्वायरमेंट किसकी है सर, गेहूं की है, किसान लोग अनाज की है। ठीक है, इसे सरसों की है, तो आपस में ये एक्सचेंज करेंगे वस्तुओं का। जो ये बच्चों गुड्स है ना, इनका जो एक्सचेंज होगा, गुड्स का जिसमें एक्सचेंज होता है, चीज़ों का जिसमें एक्सचेंज होता है, उसे वार्टर कहा जाता है या वस्तु विनिमय सिद्धांत कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। वस्तु विनिमय संव्यवहार उसे कहा जाएगा जिसके अंदर वस्तुओं का एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा। जैसे सरसों के वाले को गेहूं दे दो और गेहूं वाले को सरसों दे दो। ये चीज़ अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। इसमें पैसे से ट्रांजेक्शन रिलेट नहीं करना है, इसमें पैसे की बात और रुपए की बात इस ट्रांजैक्शन में नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या आते हैं। देखो आओ, वस्तुओं का विनिमय सोने के साथ किया जाना, वस्तु का विनिमय सोने के साथ किया जाना। वस्तु सोना भी है और वस्तु भी है, ठीक है, लेकिन एक किसने कंफर्मेशन देनी, सोने के साथ ही किया जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जरूरतमंद के अनुसार, जरूरतों के अनुसार। अगर कोई सोना लेना चाहता है तो सोना और चांदी का कर सकते हैं, कोई भी एनीबडी कोई भी की चीज़ हो सकती है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि सर सोना ही लेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सही है लेकिन स्ट्रॉन्ग कम है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। वस्तुओं के बदले सिक्कों का विनिमय, मैंने कहा पैसे की तो हमें बात ही नहीं करनी है, तो सिक्के आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे इससे ये कमजोर पड़ता है। आगे देखते हैं। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, मुद्रा विनिमय के रूप में, मुद्रा विनिमय फिर से पैसे आ गए, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली ही कट हो जाते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल देखते हैं। वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, मतलब कि वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ ही किया जाता है। अगर आप वस्तु खरीद रहे हैं तो सेल करने वाली भी वस्तु ही होनी चाहिए, जिससे आप वस्तु खरीदी आपने, और जो आप पेमेंट करेंगे वो पैसे के रूप में ना होके वस्तु के रूप में ही होना चाहिए, वो होती है वस्तु विनिमय। तो सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा है अपना, डी आंसर है। सबसे ज्यादा डी है, स्ट्रॉन्ग आंसर कौन सा है बच्चों, डी। तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी आंसर, ये आपको नंबर दिलाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हैं, मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक को आप कॉमन सेंस बेस से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अपना कॉमन सेंस जागरूक है, आपका अवेयरनेस है आपकी, और आप पॉलिटिकल मुद्दों से रिलेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मुद्दों से रिलेट कर पा रहे हैं, तो इस क्लास में हर एक चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करूंगा जो कि आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है। ठीक है, आओ। बादल फटने का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर क्लाउड बस्ट मींस क्या होता है, बादल फटने का। ऐसा तो है नहीं बादल जा रहे हैं बीच में से फट गया, नहीं, ऐसा मतलब नहीं होता। जैसे उत्तराखंड में आप देखते हैं जब बारिश का समय होता है तो वहाँ पर बहुत अत्यधिक बारिश हो रही होती है। ठीक है, बादल फटने से मतलब ये लगाया जाता है बच्चों, अचानक बारिश में वृद्धि हो जाना, अचानक बारिश, जो नॉर्मल जो बारिश हुआ करती थी जिस एरिया में, उस नॉर्मल बारिश से ज़्यादा होना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कैसे मैंने कहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा ये एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ध्यान से। आप लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, कोई भी एक स्टेट ले लीजिए, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप लोग। कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। अगर आप नॉर्मली, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली, तो आपसे मैं बोलूँ कि बच्चों यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है एक ईयर के अंदर,
और सडनली एक साल के अंदर, मैं बोल रहा हूँ 2022 के अंदर बारिश कितनी हुई यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हुई, और 2023 में क्या होता है यहाँ पर बारिश हो जाती है 5 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। अब देखिए 100 से 500 पर पहुंच गया, मतलब कि अचानक बारिश में वृद्धि हो जाना, अचानक जोरदार बारिश होना, और लगातार बारिश जो होती है उसे बादल का फटना बोला जाता है जी। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल टर्म है, ये चीज़ याद रखनी है। सिंपल सी चीज़ है कि सर अचानक बारिश में वृद्धि हो जाना, और जिससे क्या पानी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है और बाढ़ आने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। चलो अब ऑप्शन पे आते हैं, आइए। मेघाचित मौसम में फसल के बीजों का बोना, ये ऑप्शन है। कुछ बीजों का कोई संबंध मैंने बताया आपको नहीं, सीड्स का कोई भी इंपैक्ट मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया बच्चों। आओ नेक्स्ट में चलते हैं। ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो अगर अब मैं बोल रहा हूं ना एलिमिनेट ऑप्शन को, आप ऐसे ही कर सकते हो। मेघाजित मौसम में फसल के बीजों का बोना, ये कोई संबंध वाली बात लगी क्या? नहीं लगी, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ये होगा ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, आओ नेक्स्ट में चलते हैं। भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश, तूफान के साथ भारी बारिश, ये बहुत सही लगा। अभी बाकी तो ऑप्शन बचे हो, ऐसा डायरेक्ट तो अपन भी नहीं कर सकते, आगे ही पढ़ लेते हैं। कृत्रिम वर्षा का निर्माण, बताओ कृत्रिम वर्षा का निर्माण, जो आर्टिफिशियल वर्षा बनाई जाती है उससे कभी बादल फटना बोला गया? मैंने बताया कि आपको ऐसा कुछ नहीं बताया बच्चों। ठीक है, आर्टिफिशियल बारिश आप कितने से एरिया में कर सकते हो, आप खुद बताइए, छोटे से एरिया में कर सकते हो। तो अब विशाल जो एरिया है, एक स्टेट ले लीजिए या एक सिटी ले लीजिए, तो वहां पे तो अपन कर नहीं सकते आर्टिफिशियली। आओ नेक्स्ट देखते हैं। आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी, आप जैसे देखते होंगे बादल का फटना, मतलब आप जो ऊपर जो बादल जा रहे होते हैं ना अपने ऊपर से, जब अपन देखते हैं अरे बादल अलग अलग जा रहे हैं, जैसे देखो कैसे ऐसे करके जा रहे होते हैं अलग अलग, तो ये बीच में से फट गया, तो इसको बादल का फटना नहीं। तो ये भी ऑप्शन अपना गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और स्ट्रॉन्ग आंसर कौन सा और सही आंसर कौन सा है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होना। अब मैंने कहा ना बच्चों, सारे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बस अपन को उन चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ईमानदारी से पढ़ना और कंटेंट को ईमानदारी से फॉलो करना है जो आपको क्लास में बताया जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ें आपको एग्जाम में पढ़ाई जा रही हैं, आपकी क्लास में पढ़ाई जा रही है जो एग्जाम में आ रही हैं। बस अपने को पढ़ना है, इस क्लास को पूरा देखना है और अपने आप को एनालिसिस करना है कि सर अपन ने कितने तो क्वेश्चन सही किए, वो गलत हुए तो क्यों गलत हुए, उसके पीछे रीजन जानना होगा अपने को। ठीक है, चले अब आगे। तो तैयार हैं आप थर्ड क्वेश्चन के लिए? तो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा आप। देखिए अब ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और ये हर एक एग्जाम में आता ही रहता है, हर एक एग्जाम में रिवाइज हो रहा है ये। ठीक है, आप एसएससी का एग्जाम ले लो जिसमें जीके आ रहा है और ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहा है, तभी बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने पीने में यूज करते हैं, जब अपन अपने लोग चूरमा बनाते हैं ना, जो बाटियां बनाते हैं उनमें भी यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। जब हमारे पूर्वज ये बताते हैं, जब हमारा पेट खराब हो जाता है ना, तभी भी बोलते हैं भाई वो ले ले सोडा, ले ले सोडा ले ले। तो वो सोडा जो यूज कर रहे हैं, जो उसको मीठा सोडा बोला जा रहा है, उसी को तो बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? बेकिंग सोडा बोला जाता है। बस इतनी सी चीज़ पढ़नी है, यही चीज़ आपके एग्जाम में आ रही है और इन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें याद रखें ना तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अपने को। आओ आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, हम घर में बोलते हैं ना भाई सोडा ले ले पेट खराब हो रहा है, तो ठीक है बोलते नहीं, बाटी जब बनाते हैं उसमें डालते हैं ना सोडा, तो उसका नाम क्या है? बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो क्या नाम है? आइए, तो नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का बोलते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला भी आ जाता है NaHCO3। इतनी सी बात याद रखनी थी, लेकिन हमें पता ही नहीं है। घर में सुन तो लेते हैं सर सोडा आ गया, मीठा सोडा आ गया। इसको मीठा सोडा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मीठा सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, और एक और चीज़, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जैसे आपने डबल रोटी खाई होगी, ठीक है, बर्गर तो खाया होगा, बर्गर के अंदर जो रोटी लगी हुई होती है ना ऊपर में स्पंज टाइप की, उसमें भी इसी का यूज किया जाता है। बर्गर के अंदर भी, बर्गर बनाने के लिए स्पंजी के लिए जो स्पंज जो पैदा होता है ना, वो स्पंज किससे पैदा हो रहा है? वो इसी से पैदा हो रहा है। इतनी सी बात याद रखनी। NaHCO3 यानी कि मीठे सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा इसको बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ 4 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, देखो कैसे। आओ आइए भाई, इसमें कैसे फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो देखना आप। एक एक फैक्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे, एक एक फैक्ट की, वो कैसे एग्जाम में आ रहा है।
असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, वो किन कारणों से रोक दिया गया? क्या ऐसी घटना घटित हुई? अगर ये बच्चों बंद नहीं हुआ होता ना तो हमारा देश आज़ाद हो गया होता 1947 से पहले ही। लेकिन ऐसी क्या घटित घटना होती है जिससे गांधी जी इतने आहत हो जाते हैं कि इस असहयोग आंदोलन को, और खिलाफत आंदोलन भी इसी के पैरेलल चल रहा था। पहले मैं आपको सिर्फ बात करूंगा असहयोग आंदोलन की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन जो ये चल रहा था, तो किन कारणों से गांधी जी आहत हो जाते हैं, महात्मा गांधी आहत हो जाते हैं कि इस आंदोलन को वो क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं? तो किन कारण होते हैं, वो एक एक कारणों को मैं बात करते हैं। देखो, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जब चल रहा होता है तो अपनी चरम सीमा पर होता है, ठीक है। असहयोग जो आंदोलन चलाया जाता है वो अंग्रेजों से परेशान हो जाते हैं। अंग्रेजों से उनकी जो नीतियां जो बनाई जा रही थी, वस्तुओं को लेकर बनाई जा रही थी, लोगों को लेकर बनाई जा रही थी, उससे क्या गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है तब अपने पीक पर जा रहा होता है। अब पता है कि यहाँ से अपन आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है, तो किन कारणों से गांधी जी उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं? तो वो जो कारण होता है वो ये कारण होता है बच्चों, चोरा चोरी घटना। यानी कि चोरा चोरी जो इंसिडेंट होता है गोरखपुर के अंदर, इनके कारण ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है आंदोलन को। और ये कहाँ पे है भैया? ये चोरा चोरी जो इंसिडेंट होता है, ये घटना जो होती है, ये होती है यूपी के गोरखपुर में। कहाँ पे होती है बच्चों? यूपी के गोरखपुर में होती है। इसके अंदर क्या होता है, पुलिस वालों को ना थाने में जला दिया जाता है, क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। हिंसा क्या होती है, लोग चाहते हैं कि हम अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलें। वो लोग क्या सोचते हैं कि अंग्रेजों के चंगुल से हम लोग बाहर निकलें। तो जनता उनके नियम से, कानूनों से बहुत ज़्यादा परेशान, आहत हो रही होती है। गांधी जी भी आहत होते हैं, इसीलिए तो वो अलग अलग आंदोलन चला रहे होते हैं। तो ये आंदोलन असफल रह जाता है। किन कारणों से? इस घटना के कारण। लोग बहुत गुस्से में आकर जो गोरखपुर के अंदर जो पुलिस की चौकी होती है, पुलिस का थाना होता है, उसे जला देते हैं और उसमें कई लोग मारे जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं। पुलिस थाने को जला दिया जाता है, पुलिस थाने को जला दिया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। और असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन चल रहा होता है। वो कौन सा होता है? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है बच्चों? खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन क्यों चल रहा होता है? क्योंकि जो कि मुस्लिमों के जो धर्मगुरु होते हैं, उनका जो मुस्लिमों के जो धर्मगुरु होते हैं, ठीक है, जिनको खलीफा बोला जाता है, ठीक है, और खलीफा जो बोला जाता है उनका अनादर, डिसरेस्पेक्ट कर दी जाती है, डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब किसी के भगवान की जब डिसरेस्पेक्ट कर दी जाती है तो लोगों में क्या है, एक भावना जागरूक हो जाती है, कट्टरता एक पैदा हो जाती है। तो इस कारण अंग्रेजों ने खलीफा पे क्या कर दिए थे, कमेंट्स कर दिए थे, जिसके कारण क्या होता है, ये लोग, खिलाफत आंदोलन का जन्म होता है और ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दोनों एक साथ ही एक तरीके से शांत हो जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भी सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी जो इंसिडेंट होता है उसके कारण गांधी जी वापस ले लेते हैं और इनसे बहुत बड़ी भावना आहत होती हैं। और दूसरी चीज़, हमारा देश की जो आज़ादी होती है वो आगे चली जाती है, ठीक। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चोरा चोरी घटना, यानी चोरा चोरी इंसिडेंट। आओ, अब ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस अपन को ईमानदारी से इन्हें फॉलो करना है और अच्छे से पढ़ना है बच्चों। ये वापस से यही आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम को भैया ढंग से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि अभी जो एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारा पेपर रेडी हो रहा है, ठीक है। एग्जाम में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है एसएससी वाले बच्चों की कि सर एसएससी पेपर बना कहाँ से रहा है जीके का? बेटा कहीं से बाहर से नहीं बना था, बस पढ़ने का और कंटेंट की कमी रह जाती है। जो चीज़ हमें पढ़ी नहीं वो टफ लगती है, जो पढ़ ली जाती है वो आसान लगने लग जाती है। उन्हीं चीज़ों के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पूरा इसमें अपना सहयोग कीजिए, पूरी तरीके से इसे पढ़िए, फिर से एनालिसिस कीजिए, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो गलत किस पॉइंट से हो रहे हैं, किस कंसेप्ट से हो रहे हैं, ठीक है। आओ, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? अगर कोई कॉमन सेंस रखता है, अगर किसी बंदे को अगर ईमानदारी से डिसीजन लेगा ना तो इस क्वेश्चन को सही कर लेगा, ठीक है। ये कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, बस कॉमन सेंस और अपने जो अवेयरनेस है सोशलिटी को लेके, सामाजिक चीज़ों को लेके, उससे ही क्वेश्चन को सही कर लेगा। कैसे सर? आओ बात करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं, देखिए आप लोग,
लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? अगर हमें डेमोक्रेटिक चीज़ें बढ़ानी है तो उनके लिए हमें अच्छे से अच्छा प्रयास क्या करना चाहिए? आओ, सशक्त सैन्य बल करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस करनी चाहिए कि नहीं? स्ट्रॉन्ग जब मिलिट्री फोर्सेस कर देंगे, जो सिविलियंस हैं, जो आम जनता है, उनमें आक्रोश की भावना उत्पन्न होगी। मतलब गवर्नमेंट क्या है, एक तानाशाही गवर्नमेंट है, तानाशाही डिक्टेटरशिप जो आएगी ना, वो लोगों की भावनाओं को आहत करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। ये चीज़ क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मुझे स्ट्रॉन्ग आंसर लगा नहीं। आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान होगा वो डेमोक्रेटिक देश होगा, वो आगे देश बढ़ता है। देखो बच्चों, आज आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ। जिन देशों के अंदर ह्यूमन वैल्यू नहीं है ना, व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान नहीं है, वो देश कभी भी बढ़ ही नहीं सकते आगे। वो देश हो, कॉलोनी हो, ढांडी हो, नगला हो, कुछ भी हो, वो देश तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। अगर किसी भी देश को, गांव को, परिवार को आगे बढ़ाना है तो ह्यूमन की वैल्यू, उनके अधिकारों की वैल्यू होना जरूरी है। तो कोई छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके होते हैं। वहाँ का जो लॉ सिस्टम है ना, बिल्कुल ख़राब है। अगर कोई घटना होती है तो पुलिस की जो कार्रवाई होगी ना, वो सालों गुजर जाते हैं, और पुलिस की कार्रवाई इतनी लेट होती है कि वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। होने को इंडिया में ऐसा है, लेकिन इतना नहीं है कि वो उस पर कार्रवाई नहीं की जाए। ठीक है, वहाँ पे ना तो कोई केस दर्ज होता है, बस वहाँ पे धर्म को पहले प्राथमिकता दी जाती है देश से पहले। जिस देश ने जिस दिन अपने देश की राष्ट्रीयता की भावना को छोड़कर धर्म की भावना को आगे बढ़ाने लग गया ना देश, वह उस देश का पतन निश्चित है, उस देश का पतन निश्चित है। ध्यान रखना ये हमेशा। कोई सा भी हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, कोई सा भी देश हो, या पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या बांग्लादेश हो, जिसने ये सोच लिया कि देश आगे नहीं धर्म आगे, तो उस देश का विनाश निश्चित है। आप जीता जाता उदाहरण देख सकते हो। पाकिस्तान, वहाँ की महंगाई, लोगों की स्थिति, लोग इस कदर पागल है कि 1 केजी आटे के लिए दिन और रात लाइन लगाए खड़े हुए हैं। ठीक है, और हमारे देश में IPL चल रहा है। समझ में आई किस कंडीशन में हैं वो लोग? ठीक है, अमेरिका की बैंकें बैंकरप्ट हो रही हैं और हमारे देश की बैंकें पैसा कमा रही हैं। तो इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ कारणों से हम टॉप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक सर, आओ आगे आते हैं। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन से कारक? सशक्त सेना होना जरूरी है? नहीं। एक दलीय व्यवस्था, अगर सपोज कीजिए हमारे देश के अंदर एक दलीय व्यवस्था हो, सपोज कीजिए बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो देश पॉसिबल विकास कर पाएगा? बोला सर चाइना विकास तो कर रहा है। नहीं, चाइना एक टाइम तक विकास कर रहा है। जब चाइना का जब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जब खराब होगा, वो खराब होगा, क्यों? क्योंकि ताइवान अच्छी कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, वियतनाम अच्छी कर रहा है। जिस दिन ये अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सस्ती चीज़ें प्रोवाइड अच्छे स्तर पर करने लग जाएंगे, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे आ जाएगा, तो चाइना एक दिन का इसका जो डेवलपमेंट है वो रुकने वाला है, इसकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। मैं आपको पहले इस चीज़ के लिए आगाह कर रहा हूँ कि चाइनीज़ एक दिन वो डेवलपमेंट से एक नीचे आएंगे स्तर पर, और एक दिन बर्बाद होने की कगार पर हो जाएंगे। उसके पीछे एक रीज़न है वहाँ की डिक्टेटरशिप, तानाशाही और एक दलीय व्यवस्था। ठीक है सर, ये तो विकास किया ही नहीं जा सकता। दूसरी, कृषि अर्थव्यवस्था। हमारा देश कृषि प्रधान है। अगर कृषि प्रधान होने से सारी चीज़ें हो जाती तो पॉसिबल हो जाते हैं ना, तो ये भी स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है। तो दूसरा कौन सा है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को आगे बढ़ाना है तो ह्यूमन वैल्यू होना जरूरी है। जहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, लोगों की वैल्यूज़ है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन राइट्स जो हैं काफ़ी स्तर पर हैं। एशिया में इतने नहीं हैं, जिसके कारण उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो संस्थाएं, वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चले आगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आइए। तो तभी बोलते हैं मैं ह्यूमन का विकास करिए तो ज़्यादा जरूरी है। ह्यूमन का विकास होगा तभी देश की तरक्की है बच्चों, तभी क्या है? देश की तरक्की है। चलें आगे, आओ। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको क्वेश्चन को पढ़ो। अगर जिसने कॉमन सेंस का थोड़ा भी यूज करेगा ना, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता है। कैसे सर? निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? अब देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, और इसका भी थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग तो भाई। ठीक है, तो पढ़े हैं तो लगाना ही पड़ेगा दिमाग। तो आओ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम है? युग्म के समान आयाम है दोनों के दोनों। देखो आओ, बल और शक्ति, कार्य और शक्ति, कार्य एवं ऊर्जा या गति एवं शक्ति। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है, कार्य एवं ऊर्जा बच्चों। कार्य एवं ऊर्जा इसके क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बच्चे गलत कर जाते हैं। अब आओ, ऑक्टोपस प्रजाति किसके अंतर्गत आती है? ऑक्टोपस जो स्पीसीज है वो किसके अंतर्गत आती है? ऑक्टोपस जब फेमस हुआ था एक बार, जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, तो इसने बताया था कि स्पेन जीतेगा, और स्पेन कब जीता था ये आपको सर्च करके बताना है भाई कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में क्या बताना है आपको कि सर स्पेन इस वर्ष फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो उसी साल ऑक्टोपस नाम का जीव बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और उस टाइम पे जब पॉपुलर हुआ था तो क्वेश्चन आना बनता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा चीज़ें पॉपुलर हो रही होती हैं तो एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग पेपर बना सेट करते हैं। तो ये किस प्रजाति को बिलोंग करता है ऑक्टोपस? तो ये जो बिलोंग करता है बच्चों वो करता है मोलास। ये किसको बिलोंग करता है वो देखते हैं, आओ। मोलास्का, निडेरिया, एकाइंडोमेटा या कार्डेटा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? मोलास्का को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है भाई? ये मोलास्का को फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है सर, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सारी चीज़ें आ रही हैं, तो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो अपन को भी तो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आओ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम बेंजीन की तरह की रिंग होती है। अब रिंग पूछ ली गई भाई, रिंग कितनी होती है? अब ये सारी चीज़ें जो पूछी जा रही हैं इंपॉर्टेंट तरीके से ये पूछी जा रही है, कितनी रिंग होती हैं। ठीक है, आओ तो देखते हैं। 4 होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं, 1 होती हैं। तो आओ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी रिंग होती है? सिर्फ 1 रिंग होती है। कितनी रिंग होती है भैया? 1। बेंजीन की तरह रिंग होती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे, आओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, अब देखो उसको देखते हैं। लैंग्वेज से इशू, वो लैंग्वेज को लेकर इशू मत होना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कैसे कि सर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखो। जब क्लास में लैंग्वेज पढ़ाई गई थी सीरियसली नहीं लिया, एग्जाम में आ गए तो बोले सर लैंग्वेज भी आती हैं। हाँ जी आती हैं। एग्जाम में जो आपके पढ़ाई जा रही हैं वो एग्जाम के सारा एनालिसिस, पूरी टीम ने एनालिसिस करके तब आपको सारी चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं। या मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सारी एनालिसिस करके पढ़ाई जा रही है। तभी तो इस पर जो इतनी सारी ग्रोथ मिल रही है, इतना तभी तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, तो आओ। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बताओ। डूंगर, डूंगरी, तो डूंगर किस में है? डूंगर मतलब पहाड़ किस में है? अब चलो आगे और बात करते हैं। जो तो डोंगरी जो भाषा है बच्चों वो मोस्टली बोली जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर के अंदर बोली जाती है। अब बात करते हैं अदर स्टेट के बारे में भी, आओ। पश्चिम बंगाल। सर पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? बच्चों बंगाली बोली जाती है, नाम से क्लियर हो रहा है बंगाली। असम से क्लियर हो जाएगा सर आसामी। कौन सी बोली जाती है बच्चों? आसामी। और आ जाओ, मेघालय में कौन सी बोली जाती है? अब ये गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ों के नाम है, तो गारो खासी याद रखना आप। ठीक है, गारो और खासी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा, गारो खासी। ठीक है, राजस्थान में कौन सी बोली जाती है सर? हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में क्या बोली जाती है सर? हिंदी बोली जाती है। और यूपी में भी हिंदी बोली जाती है। ऐसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज की याद जरूर रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर पूछ ले सर महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में बोली जाती है बच्चों मराठी। कौन सी बोली जाती है? मराठी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट चलते हैं। अब 10वें नंबर का देखो भाई, सॉरी 11वें नंबर का क्वेश्चन। आओ। 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि एक सीरियल चल रहा है रामायण, तो उसकी भूमिका जो मेन जो लीड कर रहे हैं राम का, वो इनका नाम क्या है? तो ऐसे ही जो ऑस्कर विजेता मूवी थी गांधी, तो गांधी की जो मूवी थी उसमें लीड रोल गांधी का किसने किया था? मतलब कि 1982 के ऑस्कर में जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई किसने थी? ऑस्कर भी आ गया और गांधी जी भी आ गए, तो चलो आओ। किसने निभाई थी भैया? वैन किंग्सले ने निभाई थी। किसने निभाई थी बच्चों? वैन किंग्सले ने ये भूमिका निभाई थी ऑस्कर में। ये विनिंग मूवी थी। ठीक है, वो नॉमिनेटेड थी। अब दूसरी चीज ऑस्कर से रिलेटेड, अभी अभी ऑस्कर संपन्न हुआ है। ठीक है, 2022 के अनाउंसमेंट हुई है और हमारे देश ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते। मतलब सिनेमा ने कितने अवार्ड जीते हैं? 2। उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से किसने जीते हैं सर? RR मूवी के एक सॉन्ग ने जीता है। ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग की बात करते हैं। ओरिजिनल, आजकल कॉपीराइट ज़्यादा चल रहे हैं ना, तो ओरिजिनल सॉन्ग जो है
तो ओरिजिनल सॉन्ग जो लिरिक्स जो लिखी गई हैं उसमें अवार्ड किसने जीता है? तो वो नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता है। किसने जीता है बच्चों? नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता है। और एक मूवी भी रही है, ठीक है, एक मूवी का क्या नाम है सर? एलिफेंट विस्पर्ड। एलिफेंट विस्पर्ड, ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना। दोनों को ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब दूसरी बात आती है ऑस्कर अवार्ड, और ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत होती है बच्चों वो कब होती है? तो वो होती है 1929 के अंदर। कब होती है? 1929 में होती है। और पहले जो ऑस्कर विजेता होते हैं भारत की तरफ से वो होती है भानु अथैया, ठीक है। पहला ऑस्कर जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किया गया था 1929 में, ठीक है। और इसे ऑस्कर को ऑर्गेनाइज कौन सा देश करता है? तो वो करता है अमेरिका, यानी कि यूएसए, ठीक है। और ऑस्कर को और क्या बोला जाता है सर? ऑस्कर को बोला जाता है सर अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ऑस्कर, वो अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। ऑस्कर को जो नाम आया वो रहस्यमयी है, वो कहाँ से आया कोई इस कहीं पे भी मेंशन नहीं है। 1929 में स्टार्ट होता है, 95th ये अकेडमी अवार्ड थे। ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड मिला है वो भारतीय गाने नाटू नाटू को मिला। और नाटू नाटू जो मूवी थी, मूवी कौन सी थी? वो RR थी। और एक बायोग्राफी एलिफेंट विस्पर्ड को ये अवार्ड मिला है, ठीक है सर। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और ऑस्कर में और म्यूजिक में किसने अवार्ड जीता है सर? जय हो गाने के लिए, जय हो गाने के लिए किसने जीता था? तो वो जीता था AR रहमान ने जीता था। किसने जीता था बच्चों? AR रहमान ने, ठीक है। इस्लाम डॉग मिलेनियर मूवी में, ये चीज़ें याद रखना। बोला सर ऑस्कर से क्वेश्चन नहीं आते, लो आ गया क्वेश्चन। और पढ़ते तो सीरियसली लेते ही नहीं है बच्चे। लीजिए भाई, एग्जाम में क्या आने वाला है फ़ोन करके नहीं बताएगा एग्जामिनर कि मैं ये डालने वाला हूँ। हर चीज़ पढ़नी है जो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको क्लास में बताई जा रही हैं। तो इसलिए भैया पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। आप लोग देखते होंगे सर 6 महीने में ये कर देंगे, 2 महीने में ये कर देंगे, 10 दिन में सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं होता। क्लियर मैं मेंशन कर देता हूं कि 1-2 महीने में सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता। कंटिन्यूसली कोर्स पूरा करना होता है, ईमानदारी से 1 साल मेहनत करनी होती है, 1-2 साल लगभग मेहनत करनी ही होती है, तभी सिलेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि किसी चीज़ की कोई प्रोसेस होती है, वो काम उतने टाइम में होगा तो होगा ही। अगर 1 आवर का पेपर दिया है तो वो उसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि 1 आवर वो फिनिश किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस चीज़ की जितनी प्रोसेस जो होती है वो पूरी करनी ही होती है। किसी को सबसे पहले कंसेप्ट बनाइए, नोट्स बनाइए, क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक सर। ध्यान रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है ऑस्कर से नहीं है, ये मत सोचना सर अब ऑस्कर से ही आएगा, नहीं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो आ गया। यदि 2 विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही काल अवधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होगी? तो कौन सी बात समान होगी भाई? कौन सी बात समान होगी बताइए? 2 विभिन्न मात्रा वाली, 2 अलग अलग मात्रा वाली वस्तु हैं और एक ही काल अवधि के लिए बल लगाया जा रहा है, तो क्या मेंटेन है? तो उस पर जो इम्पैक्ट डालेगी वो गति इम्पैक्ट डालेगी। क्या डालेगी भाई? गति, यानी कि मोमेंटम। क्या इम्पैक्ट डालेगा? गति, यानी कि मोमेंटम। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना मोमेंटम के लिए, ठीक सर। आगे बढ़ें, आ जाओ 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 30 में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आओ फिर से हमारे गांधी जी आ चुके हैं। आओ तो गांधी जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन जो होम रूल पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी भाई? ये लिखी थी M.K. गांधी ने। किसने लिखी थी? M.K. गांधी ने। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमें यहाँ से ये पता लगा सर ऑथर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑथर भी हमें पढ़ने हैं। हमें यहाँ से क्या पता लगा? ऑथर और बुक से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो किससे था रिलेटेड था? वो रिलेटेड था अवार्ड से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, नोट पढ़िए सभी को, ठीक है। मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी सर, आओ। केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। अब ये बोलना है कि भाई जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, ठीक है, CBI जो है
सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है उससे रिलेटेड कौन सा कथन इनमें से ज़्यादा सही है, मतलब दोनों भी सही हो सकते हैं और एक भी सही हो सकता है। अब एक बात बताइए, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अब वो किस तरीके से काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या जरूरी टर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको इसका आंसर देना है। ठीक है, आइए, तो ऐसे गलत आंसर मत करना। यह कर्मी और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। यह कर्मी और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है क्या, ये बताओ क्लियर, नहीं आता। ठीक है, आगे बताओ। सीबीआई सार्वजनिक भ्रष्टाचार के कारण के अलावा अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करती है, जबकि सीबीसी की भूमिका केवल भ्रष्टाचार की भावना तक ही सीमित है। ये एकदम करेक्ट है। सीबीआई जांच का मतलब है कि हर चीज़ में वो जा सकती है, हर चीज़ की जांच कर सकती है जो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, आओ, तो ऑप्शन ज़्यादा सही कौन सा है अपना, बी, ओनली 2। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आओ आगे जो बढ़ते हैं तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया था। ठीक है भाई, आओ, इनके महान ये शख्सियत थी। जैसे हमारे देश के लिए गांधी जी थे, ये पाकिस्तान के लिए गांधी जी की भूमिका निभाई थी उन्होंने। ठीक है, और इनका देश के बंटवारा करने में भी एक बड़ा हाथ था। तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ये भूमिका निभाई थी, चलो आओ बात करते हैं। आइए, ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार, मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया है, तो आओ देखते हैं। सर सैयद अहमद खान, फजल उल हक, सैयद मोहम्मद सैफरुद्दीन कादरी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसे कहा गया भैया, मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, और एक याद रखना अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, वो एक महान शख्सियत थे लेकिन इतिहास उन्हें भुला चुका है, यानी फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। बोले सर इनके बारे में क्यों बात की, बेटा इनके बारे में लोग पढ़ते कम है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जिन्ना से क्वेश्चन इतने नहीं आते, वो एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन इनके बारे में ज़्यादा आते हैं। अब्दुल गफ्फार खान यानी फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखना। अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्हें कायदे आजम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायदे आजम। बोले सर ये तो पता ही नहीं, लो भाई लिख लो, कायदे ए आजम। क्या कहा जाता है इन्हें, कायदे आजम कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट चलते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब जो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रही हैं, और इम्पोर्टेंट कैसे हैं वो देखो। आओ, अब जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये सारा ही सही बोल रहा है। नहीं, सारा सही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है ये। ठीक है, आओ। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता निम्न में से कौन से थे। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन, तो उनमें बंदा देखो कौन कौन शामिल थे। उसमें भगत सिंह शामिल थे और चंद्रशेखर शामिल थे। खुदीराम बोस शामिल नहीं थे। और जो थर्ड जो बंदे, पहले इसको करते, खुदीराम बोस इसमें नहीं थे। सर तीसरा बंदा इनके साथ कौन था, वो थे सुखदेव। कौन थे बच्चों, सुखदेव। अगर ऑप्शन से ये हटा के सुखदेव लिख देता तो तीनों के तीनों आंसर हो जाते। तो 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के नेता निम्न में कौन थे, तो कौन थे बच्चों, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे। और थर्ड कौन थे, सुखदेव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। बी और सी दोनों के दोनों थे। ठीक है, आगे आओ, आगे क्वेश्चन करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, चलो आओ। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये उसके कोल के बारे में नहीं पूछ रहा है, कोयला के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, सॉइल के बारे में। आओ, तो सॉइल से ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, सॉइल। ठीक है, अब पूछा पिटी सॉइल इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलती है बेटा। अगर देखना ढंग से सुनना, केरल, कश्मीर, तमिलनाडु और गुजरात। जो पीट मिट्टी मोस्टली जो पाई जाती है वो साउथ इंडिया के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, वो पाई जाती है साउथ इंडिया के अंदर। और साउथ इंडिया की स्टेट देखिए कौन कौन सी हैं, कश्मीर और गुजरात हैं क्या, नहीं, ये तो नॉर्थ इंडिया में चला गया और ये वेस्ट इंडिया में चला गया। तो जो अब ये साउथ की स्टेट दोनों हैं, केरल और तमिलनाडु। अब देखो 1 और 3 कहाँ पे है, सर ये रहा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो पीट मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है
तब केरल और तमिलनाडु के अंदर। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हो सर साउथ इंडिया में। कहाँ मिलती है बच्चों? साउथ इंडिया के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 42 नंबर का। ठीक है सर, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई ये देखो, कितने हिस्सों में पृथ्वी की छाया को सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान विभाजित किया जाता है? जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी की मतलब कि कितने हिस्सों में पृथ्वी की छाया को, पृथ्वी पे छाया कितने टाइप से आती है, अब ये पूछ लिया गया है। अब देखो जितने इंस्ट्रूमेंट होंगे उतनी ही छाया बनती है, मतलब कि जितने एलिमेंट होंगे, जितनी भी कोई चीज़ें मान लीजिए, ठीक है, जैसे आप कोई रोशनी आ रही है, रोशनी के बीच में जितनी चीज़ें लगाएंगे ना तो उतनी ही लेयर बनती जाएंगी, ये नोटिस करिएगा कभी, ठीक है। तो देखो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें 3 एलिमेंट शामिल होते हैं। सूर्य यानी कि सन शामिल होता है, अर्थ शामिल होता है और मून शामिल होता है, तीनों शामिल हैं। तो इसके जो पार्ट होंगे वो भी कितने होंगे? 3 पार्ट होंगे। ध्यान रखना ये चीज़, ये आप समझ लेना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है। कितने हिस्सों में पृथ्वी की छाया को सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान विभाजित किया जाता है? तो कितने में है? वो है 3 के अंदर। कितने में विभाजित किया जाता है बच्चों? वो 3 के अंदर विभाजित किया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आओ तो यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर एक चीज़ ध्यान रखना, सूर्य स्टार होता है। सूर्य क्या होता है बच्चों? स्टार होता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से क्या रखनी है? यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। आओ ठीक है, आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ कैसे है सर इंपॉर्टेंट, चलो देख लेते हैं। हाँ जी सर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत नहीं है? इन जो 3-4 बीमारियां दे दी जो कि वंशानुगत नहीं है पूछा गया। अब पूछ लिया वंशानुगत नहीं है, इसमें मतलब कि ये बीमारी भाई नहीं है, मतलब 3 तो होंगी, ये तो कन्फर्म है। तो एक भी अगर अच्छे से नॉलेज है ना तो आप आंसर दे पाएंगे। देखो आओ, थैलेमिया ये कौन सी है? रंग दृष्टिहीनता, हीमोफीलिया, ये और कौन सी है बच्चों? अभी हम लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारी जो सीरीज चल रही है ना टोटल की टोटल एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट। मानव पेपिलोमा, अरे भाई किधर जा रहा है तू, इधर आ। देखिए मानव पेपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? जो मानव पेपिलोमा वायरस है ना बच्चों, और किस बीमारी से संबंधित है ये पूछा गया है। तो किससे संबंधित है? ये ग्रीवा कैंसर से संबंधित है, प्रोस्टेट कैंसर से, लसिका फाइलेरिया से या लेकीमिया से? तो ये जो संबंधित है बच्चों ग्रीवा कैंसर यानी कि कार्विकल कैंसर से रिलेटेड है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ, किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर किन किन ने स्थापना की थी। तो अब कुछ भी मैं पूछ सकता है, यहाँ के जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका CEO कौन है, किस देश से बिलोंग करती है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो आओ, किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जो माइक्रोसॉफ्ट जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 के अंदर। और माइक्रोसॉफ्ट के 2 संस्थापक थे, लेकिन हम जानते एक कौन, बिल गेट्स को, और पॉल एलन को हम लोग जानते ही नहीं हैं। तो संस्थापक थे बच्चों 2, एक का नाम था बिल गेट्स, अपन गेट्स लिख देते हैं, एक का नाम था एलन। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये जो संस्था बनाई गई थी वो बनाई गई थी अमेरिका के अंदर। कहाँ पे बनाई गई थी बच्चों? अमेरिका कंट्री के अंदर। और करंट में इसके जो CEO हैं वो हमारे भारत देश से ही बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है सत्या नडेला। कौन है बच्चों? सत्या नडेला। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वर्तमान में CEO कौन है? सत्या नडेला हैं। 2 व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी, अमेरिका के अंदर की थी। और कब की गई थी बच्चों? 1975 के अंदर, ठीक है। आगे आओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आओ। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेवियल का संबंध किस देश से है? तो इनको जो ताज पहनाया गया था 2021 की मिस यूनिवर्स यानी कि हरनाज संधू के द्वारा पहनाया गया था, जो हमारी भारत देश से बिलोंग करती थी। हरनाज
संधू के द्वारा ही इनको ताज पहनाया गया था, हरनाथ संधू से। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं बच्चों अमेरिका से। किस देश से बिलोंग करती हैं, हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की जो विजेता बनी है वो कौन बनी है, तो वो कौन से देश से बनी है, बॉनी गैब्रियल जो है वो अमेरिकन देश से बिलोंग करती हैं, यानी अमेरिका से बिलोंग करती हैं। और हरनाथ संधू ने इनको ये इन्होंने क्या किया था बच्चों, इनको ये ताज पहनाया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में स्थापना करने की घोषणा की है। कहाँ पे स्थापना करने की वो घोषणा की है बच्चों, वो की है शिलोंग के अंदर। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक है। किस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1% लोगों के पास भारत की जो संपत्ति है वो 40% है और 99 लोगों के पास इसकी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 60% है। तो गरीबी का कारण एक बड़ी जो ये डिफरेंस है ना बच्चों, ये भी है हमारे देश के अंदर जो गरीबी है। 1% जो लोग हैं कितना होल्ड कर रखे हैं पैसा, 40%, और 60% जो पैसा वो 99 लोगों के पास है। तो ये गरीबी का एक मेनली कारण है। तो किसने रिपोर्ट प्रतिपादित की है, मतलब किसने रिपोर्ट दी है, IMF ने दी है, वर्ल्ड बैंक ने दी है, या ह्यूमन ग्लोबल रिपोर्ट है, या ऑक्सफैम रिपोर्ट ने दी है। तो ये जो रिपोर्ट दी है बच्चों वो दी है ऑक्सफैम ने। किसने दी है बच्चों, ये ऑक्सफैम ने। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट दी है। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से डिसाइड नहीं करेंगे हमें सिलेक्शन लेना है, हमें पढ़ाई करनी है, और सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक लाइफ को नहीं बदला जा सकता। कितनी बार मोटिवेशन वीडियो देखिए, बहुत सारी हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको, लेकिन उससे ना 2-4 मिनट के लिए इंटरटेनमेंट होता है, 5-10 मिनट मोटिवेट रहेंगे फिर से वहीं आ जाएंगे। मोटिवेशन होने का जो तरीका है, मोटिवेशन हुआ जा सकता है वो सेल्फ मोटिवेट हुआ जा सकता है। ठीक है, और सेल्फ मोटिवेट तब हुआ जा सकता है जब हम किसी के अपने आप से प्यार करने लगें, अपने पेरेंट्स से प्यार करने लगें। ठीक है, अगर ये होने लगा ना कि हमें ये सोच लिया हमें पेरेंट्स के लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है, तो वो सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। तो किस देश से की है हाल ही में, तो वो की है भैया श्रीलंका से। क्रिकेट के अंदर बच्चों सबसे बड़ी जीत हासिल की है श्रीलंका से। ये मतलब कि 75 रन पे ऑल आउट, 77 रन पे ऑल आउट हो गई थी 77 पे बच्चों श्रीलंका। अब इतनी बुरी तरीके से इसको हराया था, 318 रन से इसको हराया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ICC का मुख्यालय यहाँ से जरूर पूछा जाता है, तो ICC का मुख्यालय दुबई में है। ICC का मुख्यालय कहाँ है पे बच्चों, दुबई के अंदर है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और BCCI के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, BCCI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं बच्चों, तो वो है रोजर विन्नी। कौन है, रोजर विन्नी। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। MPL द्वारा, जब अपन फ्री होते हैं ना MPL में गेम खेलने लग जाते हैं, पहले पैसे कमाने हैं सर, तो बेटा उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन आना चाहिए आपको। तो आओ, MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है, ऑनलाइन गेम खेलने के सबसे आगे रहा है, ये पूछ लिया गया। बेटा जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है ना वही विजेता रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश विजेता रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। MPL द्वारा इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 में किसने बताई है, MPL। तो MPL ने ना MPL के अनुसार ही निकाल दी। MPL सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है वो कहाँ पे खेला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे भारत में। तो ये बच्चों हमने 25 जो क्वेश्चंस किए, इससे रिलेटेड बातें की, इनकी जो हिस्ट्री थी वो जानने की कोशिश की। इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और ईमानदारी से आप स्टडी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट को कंटिन्यूसली फोकस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं ना, अपन ने जो क्वेश्चन गलत किए उनका एनालिसिस ढंग से ईमानदारी से कर रहे हो, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, अपने गलत क्वेश्चनों को नहीं संभाला, तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लीजिए, किसी के पास भी चला जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वो बोलते हैं 1 महीने में सिलेक्शन, 15 दिन में सिलेक्शन, वो नहीं होता। उसके लिए ईमानदारी से स्टडी करना जरूरी है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है सर, बाकी हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट जो सोल्यूशन लेके आऊँगा उसमें और इंटरेस्टिंग बातें हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे जो चैनल है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।